सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम। ब्लैक बोर्ड पर आप देखिए, यहाँ पर आप ये चित्र एक देख रहे हैं। इस चित्र में दर्शाया गया है कि जितने भी ग्रह हैं और वो सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगाने में उनकी ऑर्बिट या उनकी कक्षा जो है वो दीर्घवृत्ताकार होती है और ये सूर्य उस दीर्घवृत्ताकार कक्षा की फोकस पर सदैव रहता है। यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि कोई ग्रह ए पॉइंट पर है और ए से बी की ओर चल रहा है। एक निश्चित समय में ए से बी पर पहुँचता है और फिर यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि वही ग्रह सी से डी में उसी समय में ये दूरी तय करता है। आप ये देख रहे होंगे, जब ग्रह सूर्य से दूर है तो उसकी गति धीमी है और जब सूर्य के पास है तो उसकी गति तेज है। शायद ये समझ रहे होंगे सभी। यहाँ पर गति धीमी है और यहाँ गति तेज है। अब इसी के आधार पर केपलर ने 3 नियम बनाए हैं। उन नियमों का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले देखिए, पहला नियम फर्स्ट लॉ, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट या प्रथम नियम या कच्छी नियम भी कहा जाता है हिंदी में। ये नियम है, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग द सन एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तथा सूर्य उस कक्षा की एक फोकस पर रहता है। फिर से ध्यान से सुन लें, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तथा सूर्य उस कक्षा की एक फोकस पर रहता है। ये प्रथम नियम है, सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब इसके बाद आता है सेकंड लॉ, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरियल स्पीड, हिंदी में बोलते हैं द्वितीय नियम या क्षेत्रीय चाल का नियम। बिल्कुल सरल है। सबसे पहले देखिए, ए लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम्स, दैट इज द एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। हिंदी में इसको देखिए, सूर्य से प्रत्येक ग्रह को या घूर्णन करते हुए ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। फिर से, सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। मैंने बता देखिए, जिस समय में क्षेत्रफल SAB तय होता है उतने ही समय में क्षेत्रफल CDS तय होता है। इसी को लिखा गया है यहाँ पर। फिर एक बार सुन लें अंग्रेजी में, ए लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इक्वल टाइम्स, दैट इज द एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। अब इस चीज को हम यहाँ प्रूव भी करेंगे। तो एरिया स्वेप्ट बाय द रेडियल लाइन ऐसे, ये रेडियल लाइन जो ऐसे है इसके द्वारा एरिया कितना स्वीप किया जाता है, सबसे पहले निकालेंगे। इस एरिया को हम DA मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा DA इज इक्वल टू, ये रेडियल ट्राइंगल है, इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस AB इंटू ऑल्टीट्यूड R हो जाएगी ये, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर SA, और इसको लिख सकते हैं हाफ AB ये मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके होंगे। AB ये बराबर हो जाता है RD थीटा इंटू SA ये हो जाएगा R। और जब इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। अच्छा, अब देयरफॉर इंस्टेंटेनियस एरियल स्पीड, बेटा ध्यान दीजिए क्या है, इंस्टेंटेनियस एरियल स्पीड, ये बराबर हो जाएगी dA अपॉन dt। एरिया को, एरियल स्पीड है तो एरिया को टाइम से डिवाइड कर दिया गया, तो ये हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, और डी थीटा अपॉन डी टी ये ओमेगा या एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे आर डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर ओमेगा, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं बिकॉज डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इफ जे बी द angular momentum of the planet of mass m and moment of inertia आई, मतलब जो प्लैनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसका कोणीय संवेग जे है तथा उसका द्रव्यमान m है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। बेटा इधर ध्यान दीजिए, तो देन J इज इक्वल टू, सभी बच्चे जानते हैं, I ओमेगा, J इज इक्वल टू I ओमेगा, और I इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इज इक्वल टू I की जगह हम लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। समझ गए होंगे सभी बच्चे, I की जगह एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। बेटा इधर ध्यान दो, देयरफॉर यहाँ पर हमें निकालना है आर स्क्वायर ओमेगा। देयरफॉर आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जे अपॉन एम, ये हो जाएगा जे अपॉन एम। देयरफॉर बेटा ध्यान दीजिए, देयरफॉर बाय इक्वेशन वन, यानी समीकरण 1 के द्वारा dA अपॉन dt इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर ओमेगा की जगह j अपॉन m लिख देंगे, इज इक्वल टू j अपॉन 2m। बेटा इधर ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये एरियल वेलोसिटी है, जे एंगुलर मोमेंटम है जो किसी भी प्लेनेट का कांस्टेंट रहता है, मास ऑफ द प्लेनेट ये भी कांस्टेंट रहता है, तो जे अपॉन 2m जो है ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। देयरफॉर dA अपॉन dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यही केपलर का द्वितीय नियम है ना। देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हैं, देयरफॉर एरियल वेलोसिटी
aerial velocity around the sun, या aerial velocity of the planet around the sun remains constant. इस तरह से केपलर का द्वितीय नियम प्रूव हो जाता है। सभी बच्चे समझ गए होंगे और समझकर इसको याद कर लेंगे।